फ्रेंड्स, दिस इज गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज की जो वीडियो है वो प्लांट फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में से है, जिसमें कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हम 5 किंगडम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन का, उसमें से एक टॉपिक हमारा आता है या एक क्लासिफिकेशन आता है हमारा मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद फंजाई। तो फंजाई क्या होती है ये तो हमें कॉमनली पता ही है, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमें इतना अच्छे से पता नहीं होता है। क्लास 11th में भी हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं फंजाई के बारे में, क्लास 9-10th में भी हमने फंजाई के बारे में जाना है, लेकिन इतना डीपली उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमें नहीं पता होता है। तो आज की इस वीडियो में हम फंजाई की क्लासिफिकेशन के बारे में मेन डिस्कस करेंगे एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ में भी आएगा। बिफोर डिस्कशन ऑफ फंजाइज क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फंजाई क्या है, थोड़ा सा हम इसके पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, देन हम क्लासिफिकेशन पर आते हैं। तो फंजाई मल्टी सेल्यूलर में आती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है, जो हमारा यीस्ट होता है, यीस्ट यूनिसेल्युलर होता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फंजाइज आर मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इसी के साथ यूकैरियोटिक होते हैं फंजाई और नॉन वस्कुलर होते हैं। नॉन वस्कुलर इन द सेंस कि इनमें वस्कुलर टिश्यूज नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कोई भी जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द क्लासिफिकेशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें, हेट्रोट्रॉफिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। थर्ड वन इज फंजाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये ऑटोट्रॉफ हो ही नहीं सकते, इसीलिए हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब क्योंकि फंजाई में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम एक क्लोरोफाइलस भी बोल सकते हैं। अब जो फंजाई होती है, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल हमारे सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है और फंजाई में प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन और ग्लूकन की बनी हुई होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो काइटिन और ग्लूकन की बनी हुई होती है। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आसानी से ये पॉइंट आ जाता है। अब उसके बाद फूड स्टोरेज, यानी कि जो ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इस न्यूट्रिशन को ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब उसके बाद ये जो फंजाई होता है, इसमें अच्छे से डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता है सेल्स का। बेशक से ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनमें प्रॉपर तरीके से स्टेम, लीव्स और रूट डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी फंजाई की। एक फंजाई का क्या हैबिटेट है, यानी कि ये किस तरह के एरिया में ज्यादातर रहते हैं। तो जो फंजाई होते हैं ऑलमोस्ट सभी तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं। इनको कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मुझे ऐसा ही हैबिटेट चाहिए या मैं इसी तरह के हैबिटेट में रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ना तो इनको फोटोसिंथेसिस की जरूरत, तो लाइट हो ना हो उस बात से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, ये मॉइस्ट से मॉइस्ट एरिया में भी और हॉट से हॉट एरिया में भी रह सकते हैं, लेकिन जो इनका मेजर हैबिटेट माना जाता है वो क्या है कि मॉइस्ट एरिया, डार्क वार्म और डंग पर ये नॉर्मली हमें देख लिए जाते, मतलब हम देख सकते हैं फंजाई को। कभी अगर आपने देखा हो, जो ब्रेड होती है वो 4-5 दिन तक अगर हम उसको ऐसे रखें और उस पर थोड़ा सा उसके एटमॉस्फेयर पे मॉइस्चर थोड़ा सा भी हो, तो ग्रीन ग्रीन हमें दिखने को मिलता है, जब हम, जिससे हमें पता चल जाता है कि ब्रेड खराब हो चुकी है। इसको हम ब्रेड मोल्डिंग भी बोलते हैं। तो वो जो ग्रीन ग्रीन होती है वो फंजाई ही होती है। अब उसके बाद और क्या इसके हैबिटेट हो सकते हैं? वेट सॉइल जो होती है, जिसमें ह्यूमस का अमाउंट काफी अच्छा खासा होता है, वहां पर भी हमें फंजाई देखने को मिल जाती है। साथ ही में कुछ एक्वेटिक फंजाई भी होती हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की, तो जो फंजाई होती है काफी अच्छा खासा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के साथ। जैसे कि इसके 2 मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं जो हम पढ़ते हैं। जैसे कि पहला है जब एल्गी और फंजाई दोनों अपना सिम्बायोसिस दिखाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लाइकेन। अब दूसरा है माइकोरिजा, जब हमारा जो फंजाई होता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स के साथ एसोसिएशन करता है, सिम्बायोसिस करता है, तो उसको हम बोल देते हैं माइकोरिजा बोलते हैं।
अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अब क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन कैसे इनिशिएट करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू भी होता है, जैसे कि माइसेलियम इसका एग्जांपल है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल में राइजोफस है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम फंजाई को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो कुछ इस तरीके का दिखता है। जब ब्रेड पे जो ग्रीन ग्रीन लेयर सी जम जाती है उसी को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो किस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, तो अब अगर हम बात करें सिंगल, इसी को हम बोलते हैं हाइफी, और ये इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं सिंगल को सेप्टा, सेप्टेट बोलते हैं। अब अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसको हम पूरे को बोलते हैं माइसीलियम। तो जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है फंजाई का कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये माइसीलियम, हाइफा, सेप्टेट, ये तीनों टर्म आपको क्लियर रहने चाहिए। अब हम आते हैं मेन क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पे। फंजाई को मेजरली 4 क्लासेस पे डिवाइड किया गया है। पहला है एस्कोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा और काइट्राइडायोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एस्कोमाइकोटा के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिटेल में जानेंगे, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप भी ज़्यादा बोर ना हो। तो पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं एस्कोमाइकोटा। जनरली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि लैंड पर नॉर्मली पाए जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेप्रोफाइट होता है या हम बोले पैरासिटिक, यानी कि डेड और डिकेइंग मटेरियल से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब जनरली इस कैटेगरी में जो फंजाई आती हैं वो डिसीज कॉज भी करती हैं। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल हम देख सकते हैं, यीस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, मोरल्स और ट्रिफल्स, ये सभी हमारे एस्कोमाइकोटा में आते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मोस्टली जो इस कैटेगरी के फंजाई होते हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया, यानी कि एक ऑर्गन होता है कोनिडिया फॉर्म करते हैं, एंड देन ये अपना रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली कंप्लीट करते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि एस्परजिलस और पेनिसिलियम। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है जैसे कि मैंने अभी बताया। अब इसमें क्या होता है, एसेक्सुअली तरीके से यहाँ पर इस तरीके का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं कोनिडिया। अब क्या होगा, ये जो कोनिडिया होता है इसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये बर्स्ट आउट हो जाता है, और जहां जहां पर भी ये फॉलोअप होता है ग्राउंड पे वहां पर एक और नया फिर अपना ग्रोथ दिखा देता है। तो ये तो होता है एसेक्सुअली तरीके से। अब अगर हम बात करें सेक्सुअली कैसे होता है, तो अब मान लीजिए ये हमारा एक अपना सेपरेट फंजाई है जिसपे कोनिडिया ग्रो हो चुकी है, दूसरा हमारा इसी तरीके से फंजाई है। अब क्या होता है कि ये जो कोनिडिया होता है ये दूसरे फंजाई पर जाकर भी गिर सकता है। अब जब ये दूसरे फंजाई पर जाकर गिरता है तो क्या होता है, इन दोनों का जो न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज हो जाता है। सॉरी, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है, और दोनों के न्यूक्लियस पास पास में आ जाते हैं इस तरीके से। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप हमारा ये होता है। उसके बाद क्या होता है, ये पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म हमारा फ्यूज हो जाता है दोनों का, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी सेपरेट रहते हैं। इस स्टेप को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और अब ये जो हमारा अलग से स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को अब हम बोलते हैं एस्कस।
एक टर्म आपका ये आता है एस्कस। क्या होता है? आफ्टर प्लाज्मोगेमी जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसको हम एस्कस बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मोगेमी के बाद दूसरा स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिफ्यूजन हो जाता है, यानी कि फ्यूजन हो जाता है न्यूक्लियस का। तो अब क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होने के बाद डायरेक्ट हमारा कैरियोगेमी नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता, तो उसके बीच में जो हमारा टाइम होता है उस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन। क्या बोलते हैं? डाइकैरियन बोलते हैं। एक आपका नया टर्म ये आता है। अब उसके बाद ये जो सेल होती है जो इस फेज में होती है हमारे, जिसमें कि न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ लेकिन साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, तो इस सेल को हम डाइकैरियोटिक सेल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक सेल बोल देते हैं। अब उसके बाद हमारा स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होगा, सॉरी कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी में क्या होगा? अब ये जो हमारे न्यूक्लियस है ये फ्यूज हो जाते हैं, तो अब मैं सिर्फ इसी का ही स्ट्रक्चर आगे बनाऊंगी। ये हमारा क्या है? एस्कस है, इसमें जो न्यूक्लियस था अब ये फ्यूज हो गया है, इस तरीके से ये फ्यूज हो जाता है। अब उसके बाद हमारा स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 में क्या होगा? मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होगा? ये जो हमारा 2n था, 2n यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं, 2n था, डिप्लॉयड फॉर्म में है। अब क्या होगा कि मियोसिस से अब ये आधे हो जाएंगे, यानी कि 4 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब उसके बाद देन माइटोसिस होगा अगला स्टेप। माइटोसिस होने के बाद इसके डबल हो जाएंगे, यानी कि 8 न्यूक्लियाई हो जाता है माइटोसिस होने के बाद। अब जब माइटोसिस हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो उसके बाद जो हमें स्ट्रक्चर दिखता है एस्कस का, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें कि 8 न्यूक्लियाई इस तरीके से होते हैं। ये हमारा प्रॉपर एस्कस का स्ट्रक्चर बन जाता है आफ्टर माइटोसिस। अब क्या होता है? ये जो एस्कस होता है ये सिंगल अपना अकेले नहीं होता है, काफी सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, काफी सारा जो हम कहते हैं एस्कस है वो एक साथ बनते हैं। तो इस तरीके से काफी सारे होते हैं, इस तरीके से बनते हैं। तो अब ये हवा में ऐसे ही खुले नहीं रहते हैं, तो इनके चारों तरफ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प बोलते हैं। तो एक नया टर्म आपके लिए ये आ गया है। अब एस्कोमाइकोटा जो इस कैटेगरी में फंजाई आती हैं उनको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए हम एस्कोमाइकोटा को सैक फंजाई भी बोलते हैं। आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस कैटेगरी का समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे एस्कस होता है, इसको जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये बर्स्ट आउट हो जाते हैं, और यहाँ से इसके स्पोर्स जहां जहां पर भी जाते हैं वहां पर ये एक नया फंजाई को ग्रो कर देते हैं। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेज होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, एंड देन क्या होगा? कैरियोगेमी होगा, और थर्ड स्टेप में मियोसिस होता है। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेज होते हैं। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शनल केस और है कि जरूरी नहीं है जितने भी हमारे एस्कोमाइकोटा होते हैं सभी में ये हमारा सैक लाइक स्ट्रक्चर बने, यानी कि एस्कोकार्प बने। कुछ एक्सेप्शनल ऐसा भी है, जैसे कि हम यीस्ट की बात कर सकते हैं। यीस्ट में क्या होता है? ऐसा एस्कोकार्प नहीं बनता है, नेक्ड हमारे एस्कस होते हैं, या हम बोले बडिंग के हेल्प से जो यीस्ट बनता है उसके ऊपर कोई कवरिंग या हम बोले सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सबसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे नोट्स के साथ।